वेलकम बैक फ्रेंड्स। हमारी सीरीज प्रोटीन्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं विथ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पाथवे इन द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, यूरिया साइकिल। इसको हम कवर करेंगे अंडर द हेडिंग स्टेप्स ऑफ यूरिया साइकिल, रेगुलेशन ऑफ यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल का कैसे रेगुलेशन होता है, हाउ यूरिया साइकिल हैज गॉट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, क्या उसका सिग्निफिकेंस है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। और बाद में बात करेंगे फाइनली अबाउट डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल की वजह से या ना होने की वजह से हमारे शरीर में क्या प्रॉब्लम्स होते हैं वो देखने की कोशिश करेंगे। सो अंडर दिस हेडिंग वी विल ट्राई टू कवर दिस पाथवे। क्यों बात हो रही है यूरिया की, व्हाई यूरिया इज सो मच इम्पोर्टेंट इन आवर बॉडी, क्यों यूरिया की बात हो रही है? बिकॉज यूरिया इज अ एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म है वो हमारे शरीर में एंड होगा एट यूरिया। और आप लोगों को पता ही है, वी ऑल ह्यूमन बींग्स एंड वर्टिब्रेट्स, ऑल ऑफ अस वी आर यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। यूरियोटेलिक मतलब हम लोग एक्सक्रीट करते हैं यूरिया। तो यूरिया हमको एक्सक्रीट करते हैं हम लोग, इसीलिए यूरिया का इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यूरिया अकाउंट्स फॉर 80 to 90% ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस इन यूरिन। हमारे शरीर में जो नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं उसमें से 80 to 90% आर इज यूरिया। सो 80 to 90% ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस इन आवर यूरिन आर इज यूरिया। सो यूरिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ यूरिया बनता है हमारे शरीर में, हमको वो देखना है। सिंथेसिस ऑफ यूरिया, दैट इज यूरिया साइकिल, इट ऑकर्स इन द लीवर। लीवर में यूरिया साइकिल होती है और ये बहुत यूनिक पाथवे है विच ऑकर्स बोथ इन साइटोसोल एंड माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोसोल में भी ये पाथवे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये पाथवे होता है। एंड जो यूरिया यहाँ पे बनता है इट इज फाइनली एक्सक्रीटेड। एक्सक्रीशन कौन करता है यूरिया का? इट इज बाय किडनी थ्रू यूरिन। So kidney through urine excretes the urea in our body. So these are the things to note down of urea cycle. It is the end product of protein metabolism. हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्टिब्रेट्स, मैन और अदर वर्टिब्रेट्स में, बिकॉज वी आर यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म, वी एक्सक्रीट यूरिया। यूरिया इज 80 to 90% ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस इन यूरिन आर इज यूरिया। एंड सिंथेसिस ऑफ यूरिया ऑकर्स इन द लीवर। लीवर में साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में ये बातें होता है। एंड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया ऑकर्स बाय किडनी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कमिंग टू यूरिया साइकिल की स्टेप्स, अगर मैं यूरिया साइकिल की स्टेप्स के बारे में बात करूं, सो वी विल गो ऑल द स्टेप्स वन बाय वन। सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिया साइकिल, क्योंकि यूरिया साइकिल इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, तो हमारे शरीर में डाइट में या और भी कई जो प्रोटीन है दे आर जनरली फॉर्मिंग अ टॉक्सिक कंपाउंड, उसका नाम है अमोनिया। सो अमोनिया विच इज अ टॉक्सिक कंपाउंड इन आवर बॉडी, वो हमारे शरीर में एक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारा शरीर अमोनिया को एक्सक्रीट करने की कोशिश कर रहा है। सो यूरिया साइकिल स्टार्ट्स इन द लीवर। दिस इज अ साइकिल ऑफ यूरिया साइकिल, इसको बोला जाता है। ये लीवर में स्टार्ट हो गई है और लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया वाले पार्ट में ये पाथवे पहले सबसे पहले स्टार्ट होगा। अमोनियम आयन, अमोनियम आयन मतलब क्या है? इट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। सो प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट है अमोनिया। ये अमोनिया यहाँ पे आया एंड दिस इज द बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट आयन इज फॉर्म फ्रॉम CO2। ये दोनों कंबाइन होंगे, अमोनियम आयन प्लस CO2 इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। सो ये दोनों कंबाइन होते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1। एंजाइम का नाम है, पहले एंजाइम का नाम है कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1। दिस इज द फर्स्ट एंजाइम, इसको बोला गया है CPS1। तो एंजाइम का नाम है कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज, तो बनेगा प्रोडक्ट कार्बामोइल फॉस्फेट। सो फर्स्ट स्टेप इन द यूरिया साइकिल, इट इज अमोनियम आयन प्लस बाइकार्बोनेट, दैट इज CO2, combines with the help of enzyme carbamoyl phosphate synthetase 1, and what we form is carbamoyl phosphate. So this is the first step in the pathway जहाँ पे बनता है कार्बामोइल फॉस्फेट। सेकंड स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में ही शुरू रहती है। सेकंड स्टेप, अभी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, साइटोप्लाज्म से आता है ऑर्निथिन। अगर आपको क्रेब्स साइकिल याद होगा तो क्रेब्स साइकिल में यहाँ पे आया था ऑक्जेलोएसीटेट, यहाँ पे आता है ऑर्निथिन, बोथ स्टार्ट्स विद O। ऑर्निथिन और कार्बामोइल फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, अभी एंजाइम का नाम देखिए,
ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामाइलेज, मतलब ट्रांसफर ऑफ कार्बामाइल ग्रुप टू ऑर्निथिन, प्रोडक्ट बनता है सिट्रुलिन. द सेकंड एंजाइम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पाथवे, इट इज कॉल्ड एज ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामाइलेज. This is the second enzyme which is involved in the pathway ornithine trans carbamylase. ये एंजाइम क्या करता है? It combines ornithine from cytoplasm to carbamyl phosphate. एंजाइम का नाम ornithine trans carbamylase to form citrulline. These two steps occur in mitochondria. अब इसके बाद क्या होता है? The third step में we have aspartate. Aspartate which is from Krebs cycle. ये Krebs cycle का ही aspartate है. It enters from mitochondria. एंड साइट्रुलिन प्लस एस्पार्टेट, एंजाइम का नाम है आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज. एंजाइम का नाम है आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज. तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम रहेगा आर्जिनोसक्सिनेट. सो द थर्ड एंजाइम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसका नाम है आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज. दिस इज द थर्ड एंजाइम which is formed in the which is involved in the pathway which combines citrulline plus aspartate, arginosaccinate synthetase. प्रोडक्ट फॉर्म, क्योंकि एंजाइम का नाम सिंथेटेज है तो प्रोडक्ट का नाम भी arginosaccinate ही रहेगा. इसके बाद पाथवे नाउ साइटोसोल में ही है. द थर्ड स्टेप वाज इन द साइटोसोल. फोर्थ स्टेप इज अगेन इन साइटोसोल. द फोर्थ एंजाइम विच इज इन्वॉल्व इन द पाथवे, अभी जो arginosaccinate बन गया उसको ब्रेक करना पड़ेगा. एंजाइम का नाम विल बी arginosaccinate lyase. दिस एंजाइम इज अ लाइज एंजाइम. लाइसिस करेगा, यहाँ से फ्यूमेरेट निकल जाएगा और क्या बचेगा अपने पास? अर्जिनिन. फोर्थ स्टेप अर्जिनोसक्सिनेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम अर्जिनोसक्सिनेट लाइज ब्रेक डाउन होगा, फ्यूमेरेट निकल जाएगा, अर्जिनिन विल बी लेफ्ट विद अस. लास्ट स्टेप इन द पाथवे, ब्रेक डाउन ऑफ अर्जिनिन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम अर्जिनेज. एंजाइम का नाम इज अर्जिनेज. ब्रेक डाउन ऑफ अर्जिनिन, वाटर ऐड होगा, यूरिया निकल जाएगा, ऑर्निथिन वहां का वहां. So this is the cycle जहाँ पे ऑर्निथिन वहां का वहां है and urea is a byproduct. Byproduct हमारा बन गया यूरिया. So this is the pathway where nothing is utilized and nothing is actually synthesized except the byproduct of urea. So ये pathway is a cycle जहाँ पे हर चीज आती है, कुछ चीजें आती है, कुछ चीजें निकलती है और बनता है मेन बायप्रोडक्ट इज यूरिया. So what is the steps of urea cycle? अगर इसको फिर से एक बार देखें, यूरिया साइकिल ऑकर्स इन लीवर. लीवर के दो पार्ट में होती है. 5 स्टेप है, 5 एंजाइम है. 5 स्टेप 5 एंजाइम. माइटोकॉन्ड्रिया में 2 स्टेप्स, साइटोप्लाज्म में 3 स्टेप. द फर्स्ट स्टेप इज जॉइनिंग ऑफ अमोनियम आयन विच इज द टॉक्सिक प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म प्लस बाइकार्बोनेट विच इज द CO2 विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1, प्रोडक्ट बनेगा कार्बामोइल फॉस्फेट. नाउ कार्बामोइल फॉस्फेट कंबाइंस विद ऑर्निथिन फ्रॉम साइटोसोल with the help of enzyme ornithine transcarbamylase. The product which we form is a citrulline. अब citrulline के साथ माइटोकॉन्ड्रिया का एस्पार्टेट ज्वाइन हुआ. एंजाइम का नाम है arginosaccinate synthetase. This is steps occur in cytoplasm. What we get is arginosaccinate. The third enzyme is arginosaccinate synthetase. Fourth enzyme now arginosaccinate will break down. Arginosaccinate lyase, fumarate enzyme बाहर निकल जाएगा. What we get is arginine. Fifth step, arginine will break down with the help of enzyme arginase. Urea will be removed out. Ornithine will be as it is. The last step is arginase. अगर आपको देखना है, अगर चीज नोट करनी है, the aspartate which comes in this pathway, this comes from Krebs cycle, and fumarate which leaves this pathway, it is again going to Krebs cycle. तो ये दोनों चीजें जा रही है Krebs cycle में. This comes from Krebs cycle and this goes from Krebs cycle. Actually, this pathway, urea cycle, was also coined by Krebs. साइंटिस्ट का नाम इज क्रेब. ये वही क्रेब है जिसने क्रेब साइकिल टीसीए साइकिल भी निकाली थी. तो दोनों साइकिल मिला के जो साइकिल बनती है, इट इज कॉल्ड एज क्रेब्स बाइसाइकिल. सो द सेम साइंटिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग ऑफ और फॉर डिस्कवरिंग दिस 2 pathways. दिस इज नोन एज क्रेब्स बाइसाइकिल. दिस इज वन थिंग. अगर मैं एंजाइम की बात करूं, दिस सिंथेटेज एंजाइम, अगर आपको एंजाइम का क्लासिफिकेशन पता होगा, दिस बिलोंग टू द 6th क्लास ऑफ एंजाइम. Ligase. Transcarbamylase belong to the 2nd class, that is transferase. This is OTHLIL lyase. So this is the 6th class of enzyme. This is transcarbamylase. This is transferase. This is synthetase. This is again ligase, 6th class of enzyme. This is lyase and arginase, which are both lysis class of enzyme. So this is 4th class of enzyme, lyase. This is lyase and this is again lyase. So अगर एंजाइम के क्लासिफिकेशन की बात करो तो भी यहाँ पे बहुत अच्छे खासा चीज मिल जाती है. कमिंग टू ये पाथवे में
रेगुलेशन की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेशन ऑफ दिस पाथवे, ये पाथवे कौन रेगुलेट करता है, इसका रेगुलेशन कैसा करते हैं, रेगुलेशन ऑफ दिस पाथवे इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे होता है रेगुलेशन, रेगुलेशन फर्स्ट इज फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म। फीड फॉरवर्ड मतलब क्या होता है, इफ यू हैव गॉट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ अमोनिया, अगर अमोनिया की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है तो पाथवे अच्छे से चलते रहेगा। सो फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, अमोनिया अवेलेबिलिटी, पाथवे चलते रहेगा। सेकंड थिंग, अगर आपने हाई प्रोटीन डाइट खाया है, बिकॉज प्रोटीन्स आर अल्टीमेटली कन्वर्टेड टू अमोनिया एंड अमोनिया अल्टीमेटली कन्वर्टेड टू यूरिया, तो ये पाथवे अच्छे से चलते रहेगा। दिस इज कॉल्ड एज फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म। फीड फॉरवर्ड मतलब अगर अमोनिया अवेलेबल है पाथवे अच्छे से होगा, हाई प्रोटीन डाइट खाया पाथवे अच्छे से होगा। एंड सेकंड थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इन द रेगुलेशन ऑफ पाथवे इज एलोस्टेरिक रेगुलेशन। एलोस्टेरिक मतलब जो एंजाइम की बात होती है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम, रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ दिस पाथवे इज कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1। This is the rate limiting enzyme of this pathway, and this enzyme is activated by N-acetyl glutamate. N-acetyl glutamate is the activator of this enzyme. So अगर ये N-acetyl glutamate आपके शरीर में प्रेजेंट है तो CPS1 अच्छे से काम करेगा, CPS1 अच्छे से काम करेगा तो पाथवे अच्छे से काम करेगा। So regulation of this pathway is a feed forward mechanism, that is NH3 availability and high protein diet. Also allosteric regulation is by CPS1, which is a N-acetyl glutamate activator. So these are the two things regarding the regulation of the pathway. इसके साथ अगर मैं रेगुलेशन के साथ अगर मैं किस चीज की बात करना चाहूँ तो दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द पाथवे। क्या सिग्निफिकेंस है ये पाथवे का, अगर ये पाथवे हुआ या नहीं हुआ हमको क्या फर्क पड़ता है, तो द पाथवे इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डिस्पोज ऑफ टू थिंग्स, दो जिनों को डिस्पोज करता है, एक इज NH3 एंड वन इज CO2। दो चीजों को ये डिस्पोज करता है, अमोनिया और CO2, बोथ वेस्ट प्रोडक्ट को डिस्पोज करता है। सो ये पाथवे का बहुत अच्छे से सिग्निफिकेंस है। अगेन दिस पाथवे इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सिंथेसिस ऑफ आर्जिनिन। आर्जिनिन ये पाथवे में बनता है एंड आपको पता ही है आर्जिनिन से बहुत सारी चीजें हमारे शरीर में बनती है लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड। सो आर्जिनिन बनाना ये भी ये पाथवे का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मकसद है, सिग्निफिकेंस है। अब NH3 और CO2 जब डिस्पोज ऑफ होते हैं, सो वेरी इंपॉर्टेंट दिस बाइकार्बोनेट आयन भी यहाँ पे मतलब डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं। सो इट हैज गॉट वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एसिड बेस बैलेंस मेंटेनेंस। एसिड बेस बैलेंस मेंटेनेंस में इस पाथवे का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये पाथवे इज डिस्पोजिंग ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट मतलब NH3, वेस्ट प्रोडक्ट मतलब CO2, ये वेस्ट स्टोर है, आर्जिनिन बन रहा है जिससे और कुछ बन सकता है। ऑल्सो दिस पाथवे हैज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि बाइकार्बोनेट बन रहा है तो एसिड बेस बैलेंस में भी ये पाथवे का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सो टू बी नोटिंग दिस पाथवे इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन इस पाथवे में बहुत सारी चीजें बनती है लाइक साइट्रोलिन बनती है, ऑर्निथिन बनती है। दीज आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड विच आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम दिस पाथवे, जस्ट लाइक आर्जिनिन। आर्जिनिन से तो हम नाइट्रिक ऑक्साइड बना ही रहे थे, बट दिस इज द स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। But ornithine, citrulline, these non-standard amino acid are again synthesized from this pathway. So ये पाथवे का सिग्निफिकेंस बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट ये पाथवे। इसके बाद अगर मैं थिंग्स टू नोट करूँ, द डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल की अगर मैं बात करता हूँ और उसके डिसऑर्डर की बात करता हूँ, क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं अगर ये पाथवे अच्छे से नहीं हुआ। सो द थिंग्स टू नोट, अगर हमारे शरीर में कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम नहीं रहा तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, ये एंजाइम नहीं रहा तो व्हाट विल एक्यूमुलेट इन आवर बॉडी, अमोनिया विल एक्यूमुलेट। आप देख सकते हैं पहली स्टेप ही अगर ये पाथवे की नहीं हुई तो हमारे शरीर में अमोनिया एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। अगर ये दूसरी स्टेप भी नहीं हुई, ऑर्निथिन ट्रांसकार्बामाइलेज की सेकंड स्टेप, तो भी अमोनिया एक्यूमुलेट होगा। सो द प्रोडक्ट विच इज एक्यूमुलेटेड इन आवर बॉडी इट इज अमोनिया। सो दिस इज गोइंग टू एक्यूमुलेट। अगर तीसरी स्टेप नहीं हुई आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज की, क्या एक्यूमुलेट होगा, सिट्रुलिन एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। थिंग्स विच इज एक्यूमुलेटेड इज सिट्रुलिन। अगर फोर्थ स्टेप नहीं हुई, दैट इज आर्जिनोसक्सिनेट लाइज, तो क्या एक्यूमुलेट होगा, हमारे शरीर में आर्जिनोसक्सिनेट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। सो दीज आर द एंजाइम्स, अगर इनकी डेफिशिएंसी रही तो क्या क्या एक्यूमुलेट होगा। लास्ट स्टेप अगर आर्जिनेज नहीं रहा तो क्या होगा, तो हमारे शरीर में आर्जिनिन एक्यूमुलेट होना शुरू होगा। सो दीज आर द 5 मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिया साइकिल। अगर कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज नहीं है
तो क्या एक्यूमुलेट होगा? अमोनिया एक्यूमुलेट होगा। अगर ऑर्निथिन ट्रांसकार्बन वाले नहीं है तो क्या एक्यूमुलेट होगा? अमोनिया एक्यूमुलेट होगा। अगर आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज नहीं है तो सिट्रुलिन एक्यूमुलेट होगा। अगर आर्जिनोसक्सिनेट लाइज नहीं है तो आर्जिनोसक्सिनेट एक्यूमुलेट होगा। और अगर आर्जिनेज नहीं है तो आर्जिनिन एक्यूमुलेट होगा। एक स्टेप ऊपर का अपने को देखना है। सो दीज आर द 5 मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिया साइकिल which occurs due to deficiency of 5 enzymes in the urea cycle। अगर 5 एंजाइम नहीं है तो क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं ये आपको पता होने चाहिए। सो द नेम्स ऑफ दिस 5 मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिया साइकिल्स, वो बहुत काम की चीज है। दीज आर द प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेटेड इन द पाथवे। एंड डिसऑर्डर्स के नाम अगर मैं बात करूं, दीज आर द प्रोडक्ट्स विच एक्यूमुलेट्स इन अवर बॉडी। और अगर मैं डिसऑर्डर की बात करूं तो फर्स्ट डिसऑर्डर इज कॉल्ड एज, क्योंकि अमोनिया की लेवल बढ़ती है तो इट इज कॉल्ड एज हाइपर अमोनेमिया। द डिसीज इज हाइपर मतलब इंक्रीज, अमोनिया एंड मिया मतलब ब्लड, इंक्रीज अमोनिया लेवल इन द ब्लड, टाइप 1। सो दिस इज द फर्स्ट डिसऑर्डर ऑफ यूरिया साइकिल बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम CPS1। अमोनिया एक्यूमुलेट होगा, द डिसऑर्डर इज हाइपर अमोनेमिया 1। सेकंड डिसऑर्डर जिसमें फिर से अमोनिया एक्यूमुलेट होगा, दिस इज कॉल्ड एज अगेन हाइपर अमोने मिया 2। The disease is called as hyperammonemia 2। थर्ड डिसऑर्डर जिसमें सिट्रुलिन एक्यूमुलेट होगा, नाम उसका वैसे ही है, सिट्रुलिन लेवल बढ़ गया तो इट इज कॉल्ड एज सिट्रुलिनेमिया। सिट्रुलिन की लेवल ब्लड में बढ़ जाएगी, इट इज कॉल्ड एज सिट्रुलिनेमिया। अमोनिया की लेवल बढ़ी, अमोनिया की लेवल बढ़ी, सिट्रुलिन की लेवल बढ़ी। थर्ड, अब आर्जिनोसक्सिनिक एसिड लेवल बढ़ेगी तो दिस इज कॉल्ड एज आर्जिनोसक्सिनिक एसिडेमिया। आर्जिनोसक्सिनिक एसिड की लेवल बढ़ गई, इट इज कॉल्ड एज आर्जिनोसक्सिनिक एसिडेमिया। लास्ट स्टेप, अभी आर्जिनिन की लेवल बढ़ेगी तो क्या होगा? इट इज कॉल्ड एज हाइपर आर्जिनिनेमिया। हाइपर आर्जिनिन की लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इट इज कॉल्ड एज हाइपर आर्जिनिनेमिया। सो दीज आर द 5 डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिया साइकिल जो आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट तो 5 एंजाइम, 5 प्रोडक्ट कौन से एक्यूमुलेट होंगे और 5 डिसऑर्डर के नाम ये एक्सपेक्टेड है आपसे। अमोनिया एक्यूमुलेट होगा, हाइपर अमोनीमिया 1 CPS1 से रिलेटेड है। ऑर्निथिन ट्रांसकार्बन वाले सेकंड एंजाइम, हाइपर अमोनीमिया 2। आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेसिस थर्ड एंजाइम, साइट्रोलिन एक्यूमुलेट होगा, साइट्रोलिनेमिया। आर्जिनोसक्सिनेट लायज, आर्जिनोसक्सिनेट एक्यूमुलेट होगा, आर्जिनोसक्सिनिक एसिडेमिया। आर्जिनेज एक्यूमुलेट हुआ, आर्जिनेज एंजाइम डेफिशिएंट है, आर्जिनिन एक्यूमुलेट होगा, हाइपर आर्जिनिनेमिया। So these are the 5 disorders of urea cycle। So यूरिया साइकिल के बारे में हमने स्टेप्स देख लिए, रेगुलेशन देख लिया, उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस और डिसऑर्डर की बात की। फाइनली बात करते हैं ब्लड यूरिया की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में। ब्लड यूरिया हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या सीरम यूरिया, क्योंकि हमने देखा इट इज सिंथेसाइज बाय लीवर बट एक्सक्रीटेड बाय द किडनी। तो अगर इसकी लेवल बढ़ी हमारे शरीर में, दैट इज अ प्रॉब्लम विच इज रिलेटेड विद द किडनी। क्योंकि नॉर्मली इसकी रेंज जो होती है हमारे ब्लड में, नॉर्मली इसकी रेंज होती है 15 to 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो सबका यूरिया लेवल कर किया हमने तो पता चलेगा कि नॉर्मली इतनी लेवल होती है। बट यूरिया लेवल जब बढ़ जाती है ब्लड में, इट इज कॉल्ड एज यूरेमिया। वर्ड इज अगेन सेम, यूरे इज यूरिया, मिया इज इन द ब्लड, सो इट इज कॉल्ड एज इंक्रीज यूरिया लेवल इन द ब्लड। ब्लड में अगर यूरिया की लेवल बढ़ेगी, इट इज कॉल्ड एज यूरेमिया। और यूरेमिया हमारे शरीर में 3 टाइप का हमको पता होता है, 3 टाइप्स ऑफ यूरेमिया। वन इज प्री-रीनल, प्री-रीनल मतलब कॉजेस बिफोर किडनी। सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट रीनल, रीनल इज कॉजेस रिलेटेड विद द किडनी। एंड थर्ड इज पोस्ट-रीनल, पोस्ट-रीनल मतलब कॉजेस बिलो किडनी या आफ्टर किडनी। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ यूरेमिया विच वी नो। क्यों आपको समझ में आया होगा, हम लोग बात कर रहे हैं यूरिया की। यूरिया इज सिंथेसाइज इन द लीवर, बट लीवर इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यूरिया का तो लीवर का तो काम ही है यूरिया को बनाना। यूरिया का एक्सक्रीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यूरिया इज अ पार्ट ऑफ किडनी फंक्शन टेस्ट। यूरिया की लेवल हम जब ब्लड की करते हैं, वी डोंट गो फॉर लीवर, हम लीवर के लिए उसकी लेवल नहीं करते, हम लेवल यूरिया की लेवल गिनते हैं फॉर किडनी फंक्शन टेस्ट। एंड यूरिया इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ किडनी फंक्शन टेस्ट। क्योंकि यूरिया की लेवल अगर बढ़ गई, यूरेमिया हो गया, तो वी कैन हैव 3 कॉजेस, प्री-रीनल, रीनल एंड पोस्ट-रीनल। प्री-रीनल कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं यूरिया बढ़ने के? इट कैन बी सीवियर डिहाइड्रेशन, पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन है तो ये सब हो सकता है। पेशेंट शॉक में है तो भी यूरिया की लेवल बढ़ सकती है। पेशेंट को
थायरोटॉक्सिकोसिस हो गया तो भी लेवल बढ़ सकती है। बहुत सारी कंडीशन है जिसमें यूरिया की लेवल बढ़ती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेस ऑफ इंक्रीज इन द लेवल ऑफ यूरिया इज किडनी वाले कॉजेस। इट कैन बी एनी टाइप ऑफ नेफ्राइटिस, इट कैन बी क्रोनिक नेफ्राइटिस, इट कैन बी acute nephritis, it can be nephrotic syndrome, it can be polycystic kidney। ये सब कंडीशन में यूरिया की लेवल बढ़ेगी और दिस इज अगेन वेरी डेंजरस। दिस कंडीशन इज, यू कैन इमेजिन, यूरिया लीवर ने बना तो दिया लेकिन किडनी इज नॉट एबल टू एक्सक्रीट, किडनी में प्रॉब्लम है, सो नाउ यूरिया स्टार्टेड एक्यूमुलेटिंग। तीसरा कंडीशन इज अगेन डेंजरस, जिसमें है यूरिया बन गया, लीवर किडनी ने उसको एक्सक्रीट भी कर दिया बट किडनी के नीचे प्रॉब्लम है। It can be stone, it can be tumor, it can be stricture in the urinary tract। ट्यूमर में आप you can think about enlargement of prostate gland, prostate gland का ट्यूमर है, स्टोन है, स्ट्रिक्चर है in यूरिनरी ट्रैक्ट। यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं पे भी हो सकता है, इट कैन बी यूरेथ्रा, इट कैन बी यूरिनरी ब्लैडर। ये सब कंडीशन में यूरिया बन तो जाएगा लेकिन किडनी उसको एक्सक्रीट नहीं कर, किडनी एक्सक्रीट तो कर देगा लेकिन किडनी के नीचे ब्लॉक रहेगा। तो स्टोन, ट्यूमर, स्ट्रिक्चर इन द यूरिनरी ट्रैक्ट कैन हैव इंक्रीज इन द यूरिया लेवल इन द ब्लड। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज यूरिएमिया। सो आपको व्हाट थिंग्स टू नोट इन द लेक्चर ऑफ यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल कहाँ होती है? लीवर में होती है, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया। 5 स्टेप्स ऑफ यूरिया साइकिल विद 5 एंजाइम्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिर रेगुलेशन ऑफ यूरिया साइकिल, द फीड फॉरवर्ड रेगुलेशन एंड एलोस्टेरिक रेगुलेशन। देन कमिंग टू द सिग्निफिकेंस ऑफ द पाथवे, 5 डिसऑर्डर के बारे में हमने बात की, 5 एंजाइम के रिलेटेड 5 डिसऑर्डर। और फाइनली हमने बात की ब्लड यूरिया की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की, जहाँ पे हमने बात की प्री रीनल, रीनल एंड पोस्ट रीनल यूरेमिया के बारे में। ये टॉपिक पे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, यूरिया साइकिल विद डिसऑर्डर, यूरिया साइकिल विद रेगुलेशन, यूरिया साइकिल विद क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड यूरिया, और हम लोगों ने सब अच्छे से कवर किया। सो होपफुली यू गॉट द पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।